नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आरती शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे चर्चित कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जो 2019 के बाद लागू हो सकता है। नारी जो कभी घर की चौखट तक सीमित मानी जाती थी, आज वही नारी सत्ता, नीति और नेतृत्व के केंद्र में खड़ी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, जहां नारी सम्मान केवल नारों तक सीमित नहीं बल्कि निर्णय और नेतृत्व तक पहुंचता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि मध्य प्रदेश नारी शक्ति वंदन का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या मध्य प्रदेश सच में नारी सशक्तिकरण का मॉडल बन गया है या इसके पीछे सियासत की परतें भी है? मध्य प्रदेश की धरती केवल परंपराओं की नहीं बल्कि नारी नेतृत्व की गौरवशाली विरासत की भी साक्षी रही है। रानी दुर्गावती का साहस और अहिल्याबाई होलकर का आदर्श शासन, ये केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान की प्रेरणा है। आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में 50% आरक्षण और कई स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व यह बताता है कि नारी अब सहभागी नहीं बल्कि निर्णयकर्ता बन रही है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान रखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि लोकतंत्र अगर अधिक समावेशी निर्णय प्रक्रिया के तहत होगा तो अधिक संवेदनशील भी होगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 महिला सांसद, 27 महिला विधायक, 5 महिला मंत्री और सैकड़ों की संख्या में नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधि महिला ही है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं बल्कि बदलती तस्वीर के संकेत हैं। कल 16 अप्रैल एक नया इतिहास लिखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहनों को 33% का लोकसभा विधानसभा के माध्यम से जो आरक्षण देने का निर्णय हो रहा है, सच में वो इस सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके माध्यम से हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। पूरे देश में सभी माताओं बहनों सबको अत्यंत प्रसन्नता है और सच में आधी आबादी को उनका हक दिलाना ये बड़ी गौरव की बात है। जब शासन के सूत्र महिलाओं के हाथ में आते हैं तो संवेदनशीलता और नवाचार दोनों बढ़ते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नियत साफ है तो लागू करने में देरी क्यों? अलग आरक्षण क्यों नहीं? क्या यह चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा तो नहीं? केंद्र सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 का इस देश में पारित होना सही अर्थों में भारत की लोकतांत्रिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है कि महिला आरक्षण का ये सफर कोई आसान सफर नहीं रहा। सन 1996 में पहली बार ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लेकिन सहमति के अभाव में ये पारित नहीं हो सका। उसके बाद 1998 और 99 में दोबारा ये पारित हुआ, लेकिन दोनों बार लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये अधूरा रह गया। 2008 में इसे फिर पेश किया गया और 2010 में तो ये राज्यसभा में पारित भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और यह अधिनियम निष्फल हो गया। और इस प्रकार दशकों तक ये विधेयक सिर्फ चर्चा और प्रतीक्षा का विषय बना रहा। मध्य प्रदेश में पहले से नगरीय निकायों में 50% और पंचायतों में 33% आरक्षण लागू है, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर मिश्रित है। कई जगह महिलाओं ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन कई जगह प्रॉक्सी राजनीति भी देखने को मिल रही है। यानी सवाल वही, क्या आरक्षण से ही सशक्तिकरण संभव है? इसके असर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं का सम्मान अधिकार और सशक्तिकरण की भागीदारी में ऐतिहासिक कदम है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के लोकसभा और विधानसभा के निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की अहम भूमिका, जिससे भारत के लोकतंत्र में और मजबूती होगी। देवी अहिल्याबाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, इन सभी ने बिना आरक्षण के भी नेतृत्व की मिसाल कायम की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आरक्षण के साथ शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक मजबूती भी जरूरी है। तो क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए नया युग लेकर आएगा या फिर
यह भी एक अधूरा प्रयास बनकर रह जाएगा। फिलहाल देश की नजरें 2029 पर टिकी हैं। मैं आरती शर्मा, न्यूज़ 21 के लिए भोपाल से।